गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है सरल रेखीय गति, चाल, वेग और त्वरण। रेक्टिलिनियर मोशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। इस चैप्टर में हम वस्तु की चाल, उसके वेग और त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, चैप्टर शुरू करने के पहले हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि यह सारी चीज़ें विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आती हैं। बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं की स्थिति, चाल और समय में परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम गतिकी या काइनेमेटिक्स कहते हैं। हाँ तो बच्चों, यह चैप्टर काइनेमेटिक्स का है। काइनेमेटिक्स में हम सीखते हैं कि किन्हीं वस्तुओं की स्थिति कैसी है, चाल कैसी है, समय कैसा है, इनके बीच संबंध क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं नया चैप्टर, गतिकी या काइनेमेटिक्स। हाँ तो बच्चों, गति की बात हो रही है तो गति, यदि किसी वस्तु में गति है तो उसमें विरामावस्था भी होगी। कोई वस्तु गति करती है तो रुकती भी है। तो जानेंगे हम कि विराम एवं गति की अवस्था होती क्या है। इसके नाम से ही आप सभी वाकिफ हैं, आप सभी को पता है कि गति की अवस्था क्या होती है, विराम की अवस्था क्या होती है। लेकिन भौतिक विज्ञान की भाषा में गति और विराम की अवस्था क्या होती है उसको हम जानते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ किसी बिंदु के सापेक्ष, बच्चों क्या कह रहे हैं, किसी बिंदु के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है तो हम कहते हैं कि वस्तु स्थिर है अथवा विराम अवस्था में है। क्या कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ साथ किसी बिंदु के सापेक्ष, हम देखते हैं कि बैठे हैं, चल नहीं रहे हैं, मूवमेंट नहीं है हमारे अंदर, तो हम स्थिर हैं। लेकिन हम स्थिर क्यों हैं? किसी बिंदु के या किसी वस्तु के सापेक्ष हम स्थिर हैं। ठीक है। इसी के विपरीत यदि कोई वस्तु किसी बिंदु या वस्तु के सापेक्ष समय के साथ साथ स्थान परिवर्तन करती है तो वह गतिशील अवस्था में आ जाती है, जिसे हम गति की अवस्था कहते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो गतिशील न हो, अर्थात प्रत्येक वस्तु गतिशील है। कोई भी वस्तु निरपेक्ष विश्राम अवस्था में नहीं है। किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष ही हम विश्राम की अवस्था में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, किसी गाड़ी से या कार से आप जा रहे हैं, कार की सीट पर आप बैठे हुए हैं, तो आप विराम की अवस्था में हैं, स्थिर हैं। कार के अंदर तो बैठ करके आप स्थिर ही हैं,
आप किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं, परंतु बाहर बैठे हुए किसी व्यक्ति के सापेक्ष आप गति कर रहे होते हैं। यह है स्थिति में परिवर्तन, कि आप दोनों अवस्थाओं में हैं। पहली अवस्था, जब आप कार में बैठे हैं तो कार के सापेक्ष या गाड़ी के सापेक्ष आप विराम की अवस्था में हैं, वहीं बाहर बैठे हुए व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष आप गति की अवस्था में होते हैं। अतः जब कोई वस्तु स्थिर या गतिशील कही जाती है तो वह किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थिर या गतिशील होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब कोई वस्तु स्थिर या गतिशील कही जाती है तब वह किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थिर या गतिशील होती है। हमने बात किया स्थान परिवर्तन की, तो स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो देखिए बच्चों, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन, को उस वस्तु का विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ हमें एक नया वर्ड मिला, स्थान परिवर्तन या स्थिति परिवर्तन। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, या विस्थापन उसको हम हिंदी में कहते हैं। अब बात अभी भी क्लियर नहीं हुई। विस्थापन है जब हम स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो वो विस्थापन कहलाता है। तो दूरी क्या है? तो दूरी और विस्थापन में भी अंतर होता है। आइए हम उसको क्लेरिफाई करते हैं। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है? दूरी क्या है, इस चित्र से आप समझने की कोशिश करिएगा। ए से बी तक की दूरी, चली गई दूरी, जब हम ए से सी तक बी वाया बी होकर के जाते हैं, तब दूरी हमारी कितनी होती है? 9 मीटर। जबकि विस्थापन कितना हो रहा है? मात्र 7 मीटर का। यही अंतर है दूरी और विस्थापन में। दूरी क्या है? ए से सी तक के जाने के लिए वाया बी होकर के जब हम जा रहे हैं तो ये दूरी 9 मीटर की हो रही है, जबकि विस्थापन कितना हो रहा है? सिर्फ 7 मीटर का। समझ में आई बात? वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए पथ की कुल माप को उसकी चली गई दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, कोई एक निश्चित समय अंतराल होगा, निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ ए से बी और बी से सी, किसी निश्चित समय अंतराल में तय किया गया पथ ए से बी होते हुए सी तक की माप को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। जबकि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ए और अंतिम स्थिति सी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाती है। तो बच्चों, ये अंतर है दूरी और विस्थापन में। अब चली गई दूरी तो कोई न कोई चाल होगी। चाल, चली गई दूरी है, दूरी हमने तय की है, तो किसी न किसी चाल के द्वारा ही तय किए होंगे। क्या है चाल? हमें पहले से भी पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं चाल के बारे में। चाल
बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं, स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, समय निश्चित होगा, चली गई दूरी, जितनी दूरी हम तय करते हैं वह क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय अंतराल। ठीक है। चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक दूरी और समय के मात्रक पर निर्भर करेगा, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर बटा सेकंड, जिसको हम मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं। ठीक है। यह MKS पद्धति में होता है, वहीं CGS पद्धति में चाल का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। जब हम विमा की बात करेंगे तो विमा हम पहले पढ़ चुके हैं। विमेय सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है? मीटर की विमा होती है L और सेकंड की विमा होती है T। तो चाल की विमा क्या हो जाएगी? L/T। ओके, इसको हम लिख सकते हैं LT⁻⁻1। क्यों? क्योंकि यहाँ T पर कितनी घात है? 1 घात है। जब इस T को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात -1 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया? चाल की विमा। चाल की विमा क्या होती है? LT⁻⁻1। चाल के बाद बात आती है वेग की। तो चाल और वेग एक ही जैसा है, लेकिन इसमें भी अंतर है। अंतर की बात अब हम करते हैं। अभी हम देखते हैं पहले वेग या वेलोसिटी होता क्या है। जब स्थिति परिवर्तन किसी एक निश्चित दिशा में होता है तो चाल को हम वेग कहते हैं। एक्चुअली चाल और वेग में बहुत बड़ा तो अंतर है, दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन अंतर क्या है कि चाल के लिए दिशा निर्धारित नहीं होती है और वेग एक निश्चित दिशा में होता है। किसी निश्चित दिशा में चली गई चाल वेग कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी वस्तु का वेग निश्चित दिशा में उसकी स्थिति परिवर्तन अथवा विस्थापन की दर होती है। किसी निश्चित दिशा में विस्थापन की दर क्या कहलाती है? वस्तु का वेग कहलाती है। इसको हम इस सूत्र से दिखा सकते हैं। क्या है? वेग v = विस्थापन ΔS अपॉन समय अंतराल ΔT। क्लियर है? तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, वही मात्रक होगा जो चाल का मात्रक है, और विमा भी बिल्कुल वही होगी, LT⁻⁻1, जो जो चाल की विमा थी। जब सब कुछ सेम है तो अंतर क्या है? अंतर दिशा का है। चाल के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात चाल एक अदिश राशि है, और वेग के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, इसलिए वेग एक सदिश राशि है। सबसे बड़ा अंतर है चाल और वेग में
कि चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है चाल और वेग में अंतर। पहला पॉइंट यही है कि चाल एक अदिश राशि होती है और वेग एक सदिश राशि होती है। वेग ज्ञात होने पर किसी समय अंतराल में वस्तु की अंतिम स्थिति का पता लगाया जा सकता है। वेग हमें पता है तो हम वस्तु की अंतिम स्थिति पता लगा सकते हैं कि वह वस्तु कहाँ पर होगी या कहाँ तक पहुँची होगी, जबकि चाल से हम वस्तु की अंतिम स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह चाल और वेग में अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, जब चाल और वेग में अंतर के बाद हम बात करेंगे त्वरण की, एक्सीलरेशन की। त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर। अभी हम इसके पहले क्या बात कर रहे थे? विस्थापन की दर। विस्थापन की दर क्या थी? वेग थी। यहां हम क्या बात कर रहे हैं? वेग परिवर्तन की दर। विस्थापन की दर वेग, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाएगी। सभी में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? देखिए, ध्यान दीजिए। जब विस्थापन, हमें पता है विस्थापन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। और उसी वेग की दर क्या कहलाएगी? त्वरण या एक्सीलरेशन कहलाती है। एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम स्मॉल लेटर, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर ए से प्रदर्शित करते हैं। एक्सीलरेशन का ए है। तो त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। अब देखिए, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग v तथा t समय पश्चात वेग v हो तो एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? पहले वेग क्या था? प्रारंभिक वेग u, और अंतिम वेग कितना है? प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। तो प्रारंभिक वेग में से अंतिम वेग हम घटा देंगे, माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? सॉरी, अंतिम वेग, लास्ट में जो वेग है में से पहला वेग हम घटा देते हैं। तो v माइनस यू, v माइनस यू अपॉन t एकांक समय में। तो हमें एक सूत्र प्राप्त होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन v माइनस यू बटे समय t। मात्रक क्या होगा इसका? वेग में परिवर्तन अर्थात वेग ही है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो मतलब किस वेग से चल रहा है इसकी बात करेंगे। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड अपॉन समय है, समय का मात्रक सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, सेकंड पर 2 घात हो जाएगी, या इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहते हैं। वहीं सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा? त्वरण का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसकी विमा LT
टू द पावर -2। विमा क्या हो गई? LT टू द पावर -2 हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण की, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की। अभी हम बात कर रहे थे त्वरण की। त्वरण के बाद हम बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण की। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या है? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप बाल को ऊपर, कोई एक बॉल ले लीजिए, बाल को ऊपर की ओर उछालिए, रिजल्ट क्या होता है? बॉल वापस पृथ्वी की ओर चली आती है। यह किस कारण से होता है? गुरुत्व बल के कारण, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल के कारण। तो क्या कह रहे हैं? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाती है, किसी तरह का कोई बल न लगाया जाए, तो वह पृथ्वी की ओर गति करती है। छत पर हम खड़े हैं, वहाँ से कोई वस्तु गिरा दिए, तो कहाँ? गिरा नहीं रहे, छोड़ दे रहे हैं, तो वह कहाँ जा रही है? पृथ्वी की ओर जा रही है। तथा गति के समय उसका वेग बढ़ जाता है। जब स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु छोड़ी जाती है तो उसका वेग बढ़ता जाता है। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से हम धीरे से छोड़ रहे हैं तो नीचे भी उसी वेग से आएगा। नीचे पृथ्वी के तक पहुँचते पहुँचते, जमीन तक पहुँचते पहुँचते उसका वेग बढ़ जाता है तथा वेग में परिवर्तन की दिशा नीचे की ओर होती है, पृथ्वी की ओर होती है। और वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। क्योंकि गुरुत्व बल के कारण हो रहा है, पृथ्वी के कारण हो रहा है, इसलिए इस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति करते हुए किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे या गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। याद रखिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करते हुए किसी पिंड के या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर जी से प्रदर्शित करते हैं। ग्रेविटेशनल का जी अंग्रेजी के स्मॉल लेटर जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक और विमा साधारण मात्रक और विमा की तरह ही होता है। पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतनी चीज़ें क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और कल की क्लास में हम देखेंगे गति के नियमों के बारे में। गति के लिए कुछ समीकरण हैं, उनके बारे में हम चर्चा
करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।